दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे मेहमान है देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब, दैनिक भास्कर के संपादक भी हैं, पॉलिटिकल रीडर भी हैं, और आज वो हमारे मेहमान बन के पधारे हैं। उन्होंने बड़ी शॉर्ट नोटिस में हमारी बात को मान लिया, तो हम उनके आभारी भी हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि हम निकले हैं यात्रा पर। हम गुजरात की बॉर्डर तक पहुंचे हैं और यहां से आगे हम एमपी प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे हम बिहार तक पहुंचेंगे और बीच बीच में जो है रुकते जाएंगे और लोगों से मिलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे। ये बहुत अरसे के बाद ये करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ ठीक ठाक काम कर पाएंगे। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपने तुरंत हमारा मान रख के तुरंत समय निकाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका। धन्यवाद मयूर जी। लेकिन मयूर जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यात्रा जो आपने गुजरात से बिहार की शुरू करी है, एक यात्रा बहुत पहले भी शुरू हुई थी गुजरात से बिहार तक, और बिहार में गड़बड़ी हो गई थी उस यात्रा में। वो अडवाणी जी वाली यात्रा थी, थोड़ा सोच समझ के जाइए। हमारी यात्रा में और अडवाणी जी की यात्रा में मलिक साहब, आप जानते हैं जमीन आसमान का फर्क है। हम ठहरे एक पत्रकार, इसीलिए वो उल्टी हो जाएगी ना आपकी। फिर पहले तो अडवाणी वाला ग्रुप भी तो आपके पीछे पड़ सकता है ना, वहां तो एक्टिव है वो। अब क्या करें, अब ये सब चिंता करेंगे तो फिर तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अब आप जानते हैं कि अब वो सब छोड़ देते हैं हम तो फिर महादेव के हाथ में। अब जिसको जो पीछे पड़ना है पड़े, हम तो सिर्फ अपना काम करने के लिए निकले हैं। तो काम अब कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि काम क्या है, मतलब लोगों से मिलना है, बातें सुननी है और हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचानी है और देखना है कि क्या हो रहा है। तो यही तो काम है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि सफल हो जाएंगे इस कार्य में। पर आज सर, जो आपको मैंने आमंत्रित किया, उसके पीछे दो बड़ी बातें, उस पर मुझे आपकी समझ, आपकी सोच और आपकी राय समझना भी है और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। वो ये है दो चीजें। एक, सबसे पहला मुद्दा ये ले लेंगे हम लोग कि ये अमित शाह साहब दैनिक जागरण के कार्यक्रम में गए, हमारे गृह मंत्री मोटा भाई, जिसको आप सब देश में जानते हैं उस नाम से। तो अमित शाह साहब गए और उन्होंने फिर अचानक, मतलब एक तो विभाजन, जो पार्टीशन हुआ, उसका जिक्र करते हुए मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ रही है और कैसे इसको छुपाया जा रहा है, उस पर भी बात हुई। अगर मेरी जानकारी ठीक है, जो कि मैंने रास्ते में चलते चलते सब देखने सुनने की कोशिश की। और फिर ये कहा गया कि घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा फर्क होता है, और पहली बार शायद जिम्मेदारी भी मानी कि हाँ, बीएसएफ ही देखता है देश की सीमाओं को, तो उस तरह से तो गृह मंत्रालय की और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर जो है वो अगेन रियर व्यू मिरर में देखते हुए, गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाते हुए, उन्होंने अपनी बात रख के एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम में कैसे वैमनस्य बढ़े, शायद उसी तरफ जो है उन्होंने एक अपनी कोशिश कर ली। दलित और सवर्णों का तो मामला चल ही रहा है, लेकिन साथ में फिर से एक बार हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़े करने की कोशिश की गई। सर, इस कोशिश को या इस पूरी बातचीत को जो हुई है घटना, उसको आप कैसे देखते हैं? मयूर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बिहार के चुनाव को कवर करने के लिए जा रहे हैं और आप जाने जाते हैं रियल तस्वीर पेश करने के लिए। जो होगा, जो जमीन पे दिखेगा, उसको आप पेश करेंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं अमित शाह की, अमित शाह से पहले आप ये देखिए कि तालिबान के विदेश मंत्री हमारे देश में हैं और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और सबसे पहले उन्होंने अपना रुतबा दिखा दिया कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं पत्रकार एंट्री नहीं लेंगी। और अंदर की खबर तो ये भी है कि जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कोई महिला अधिकारी थी, उनको भी हटा दिया गया। तो वो तो खबर इसलिए बाहर नहीं आई कि भाई अधिकारी तो जनरली खबरें बाहर लीक करते नहीं है, और दूसरा, विदेश मंत्रालय थोड़ा सेंसिटिव होता है, वहां चुनिंदा पत्रकारों को और बहुत ही कम पत्रकारों को अंदर लिया जाता है। थोड़े एजुकेटेड और थोड़े सिस्टम वाले पत्रकार ही विदेश मंत्रालय को कवर करते हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय का एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में पहली बात तो यह है कि आपका
एक अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आके आपके यहाँ हुकूमत चला रहा है, और अमित शाह जी दूसरी बातें हमें बता रहे हैं मुसलमानों की। और इस तरह से हम उनकी बात मानते हुए हमारे विदेश मंत्री जी ये आग्रह कर देते हैं महिला पत्रकारों से, आप चले जाइए, और महिला पत्रकार भी चली जाती हैं। उनमें एक भी ऐसी पत्रकार नहीं है लड़ाका जो हमारे समय में होती थी कि वहीं लड़ जाए कि मैं तो नहीं जाती, पुलिस को बुला लीजिए और मुझे फिकवा दीजिए बाहर। और ऐसे ही पत्रकार हैं कि जब इस तरह का व्यवहार महिला पत्रकारों के साथ हो रहा था तो 4 पत्रकार खड़े हो जाते कि भाई अगर आप इनको निकाल लें तो हम भी कवर नहीं करेंगे। ऐसा मयूर भाई हमने कई बार पार्लियामेंट में कवर किया और बाइकआउट किया है, और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी किया। और मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया था वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान, और हमने 3 घंटे पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट कर दिया था। और फिर बाद में प्रधान ये मंत्री थे रूडी जी, वाजपेयी जी ने रूडी जी को भेजा था, और इन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से हमें मनाने का काम किया था। इस तरह का दौरान, इस तरह की भी चीजें एक दौर में चलती थी, लेकिन आज तो कोई दौर बचा ही नहीं है। आज तो आप देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि पिछली सरकारें तो तालिबानी सरकारें होती थी, और आज उसी उत्तर प्रदेश में वो तालिबान के विदेश मंत्री घूम रहे देवबंद में, और क्या भयंकर भीड़ आ रही है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन उनकी रक्षा में लगा हुआ है। तो देखिए ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा जो आपने बात की है कि ये बाहरी लोगों के आने की बात करते हैं, जो विदेशों से लोग आके हमारे यहाँ कुछ शरणार्थी बन गए हैं या घुसपैठिए आ गए हैं, बहुत जोर दे रहे हैं इस पर प्रधानमंत्री जी भी और हमारे गृह मंत्री जी भी। लेकिन ये नहीं बताते कि ये जो घुसपैठिए हैं ये मोदी जी के और अमित शाह के साथ ही चलते हैं। कुछ दिन पहले ये दिल्ली में थे, उसके पहले ये हरियाणा में थे, ये कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आ गए थे, अब ये बिहार में आ गए। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने तो खींच लिया था पूरे बांग्लादेश को। तो अब वो बांग्लादेश में नहीं है घुसपैठिए, घुसपैठिए सिर्फ बिहार में है, और बिहार में उनको कैसे निकाला जाए ये बताने के लिए ये राजी नहीं है कि इन्होंने पिछले 10 साल में कितने घुसपैठियों को वापस भेजा है। इसके आंकड़े इनके पास नहीं है बताने के लिए। 200-400 को भेजा है, जबकि कांग्रेस के जमाने में संख्या हजारों में थी। तो एक तो इसका जवाब इनके पास नहीं है, और दूसरा ये है कि ये तो जाने जाते हैं कि आज ये कुछ भी कहेंगे, जब आप कुछ दिन के बाद इनसे पूछेंगे कह देंगे तो चुनावी जुमला था, क्योंकि आपको अभी इलेक्शन देखना है ना आसाम में, और बिहार के बाद तो आपको वेस्ट बंगाल भी जाना है। तो जब वहां भी तो घुसपैठियों की बात होगी, वो तो असली स्टेट है घुसपैठियों के, चाहे वो आसाम हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, तो आपको मामला कुछ वहां भी बचा के रखना है। तो अमित शाह की कौन सी बात पर विश्वास किया जाए, कौन सा आदरणीय गृह मंत्री जी हमें रिकॉर्ड बता रहे हैं, कौन से तथ्य बता रहे हैं, तो क्या इन पे करें क्या नहीं करें। ये जान चुके हैं बिहार में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का वो तड़का लगाने के लिए इस तरह की चीजें ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे तड़का लगता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बात यह है कि इनके तमाम शाम दाम दंड भेद सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में। बिहार में इन्होंने पीके को भेजा था अपना कार्यकारिणी बना के, और बाद में वही इनके लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। अभी उसने क्या किया कि इन्हीं को पेल दिया उल्टा। आप देखेंगे इन्हीं के मंत्रियों को, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों को और इन्हीं के लोगों को उसने एक एक करके नंगा कर दिया है सबको, और अब वो इनके लिए सिर्फ दर्द बने हुए हैं, लेकिन इनकी हिम्मत कहीं कुछ पड़ नहीं रही है। अब जिस तरह का माहौल उन्होंने अगड़े पिछड़े का बना दिया है, अगड़ा पिछड़ा होते ही लालू यादव फिर मजबूत पड़ जाते हैं, तेजस्वी यादव की मजबूती फिर आ जाती है, क्योंकि पिछड़ा वोट अगर इकट्ठा तेजस्वी के साथ चला जाता है और प्लस उसमें मुस्लिम हो जाता है, तो फिर तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता। आप तमाम चीजें कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है, मायावती भी लड़ रही है, ओवैसी भी लड़ रहे हैं, आपके जो है आप सोचिए कि जीतन राम मांझी जो है कविताएं लिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ये सवाल नहीं पूछ रहे अमित शाह जी से कि साहब ये जो चीफ जस्टिस हमारी जाति के हैं इनके ऊपर जो जूता फेंका गया इस पर कुछ बताइए, या जो हमारी जाति के एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया है, इस लेवल पे भी इनका उत्पीड़न हो रहा है। बिहार में तो बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो आंकड़े आए हैं, मैं मयूर भाई आपको बताऊं, अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं और उसमें 2023 के आंकड़े हैं।
अगर हम थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लें तो लगभग 20 लोगों के साथ डेली उत्पीड़न होता है दलितों के साथ बिहार में। और उसमें तो कई सारी 5 साल से 7 साल 8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और कई लड़कियों को मार दिया जाता है। वह अभी पीछे एक लड़की को 7 साल की लड़की का बलात्कार करने के बाद उसको करंट लगा के मार दिया गया। एक 5 साल की लड़की के साथ रेप किया, उसको चाकुओं से मार दिया गया। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में हो रहा है। और आप वहां हिंदू मुस्लिम को ले जा रहे हैं, वहां दलितों की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो दलित नेता दलितों को बेचने का काम कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं, कि जब ये इस तरह की चीज आती है उस पर उनका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि उनको सत्ताधारी दल से पैसा भी लेना है और सत्ताधारी दल से सीटें भी लेनी है, चुनाव भी जीतना है, दुकान भी चलानी है। तो ये कई सारी मजबूरी है जो सामने दिखाई देती है। जी, ये बात बिल्कुल सही है सर। पर क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन, आपके निरीक्षण में ये चीज क्या आ रही है कि जैसे आपने बीच में कहा शुरुआत में कि अब ये जो तिकड़म जितने भी फैलाए जा रहे हैं या इनके द्वारा जो भी प्रोपोगेट किए जा रहे हैं या प्रोपोगेट करने की कोशिश हो रही है, एक उनकी जो आदत है उसके मुताबिक एक नैरेटिव क्रिएट हो जाए या एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए, और जो गोदी में बैठे हुए एंकर एंकरानियां हैं उसमें टूट पड़े, ये सब कोशिश करते हैं आईटी सेल से लेके। पर अब आप क्या ये आपको सचमुच ये ऑब्जर्वेशन में आपके आ रहा है कि लोगों पर इस माया का प्रभाव अब इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था? क्या आपके देखने में ये आ रहा है? देखिए मयूर जी, अगर आप देखें ये इस तरह के प्रोपेगेंडे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो एक बड़ा फर्क देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिहार में, अगर आप महाराष्ट्र जैसी जगह में 2,500 रुपया देके चुनाव में सफलता पाने की एक कोशिश करते हैं या उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं, बिहार जैसी जगह में आप 10,000 दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। अगर एक संयुक्त परिवार में 2 महिलाएं 3 महिलाएं हैं, और अभी तो आपने महिलाओं को 10-10 हजार दिया, अभी आपने किसानों को भी दिया है, तो किसान 2 परिवार में 2 किसान है, 3 महिलाएं, 5 लोगों को लगभग 50,000 रुपया 40,000 रुपया एक मुश्त आप दे रहे हैं, तो उसमें वो लोग थोड़ा सा मन बना सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। ये इस तरह की रणनीति है। इस पर चुनाव आयोग तो आप जानते हैं, वो तो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, उसको तो इनका कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। वो तो यहां तक कर रहा है कि सुबह 11 बजे जब किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर मोदी जी कर दें और मोदी जी कह दें कि भाई हमारा काम हो गया, अब आप अपना कर दीजिए, तो चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता है कि भाई 6 तारीख को और 11 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये तो चुनाव आयोग है। तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है, जिस प्रकार से दूसरी एजेंसियां लगी हुई हैं, आप ये देखिए कि बिहार में चुनाव चल रहा है और कल डेट लगी हुई है तेजस्वी यादव की, उनको सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू में उपस्थित होना है। वो ये नहीं कर सकते अपने वकील को कि भाई हम चुनाव में व्यस्त हैं और हम इस बार नहीं आ सकते हैं, बाद में आएंगे। उनको आना है, राबड़ी को भी आना है और तेजस्वी को भी आना है। और क्या ये फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है अगले कुछ दिनों में? क्या इस तरह से बार बार कोर्ट में बुलाया जा सकता है तेजस्वी यादव को? इस तरह की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही। तो आप ये देखिए कि ये जो इनके पुराने शाम धाम दंड भेद और तोता मैना बैठे हुए हैं, सबको काम पे लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल एक बहुत बड़ा मेरे मन में है कि पीके साहब जो है, अगर हम आज तक का आकलन करें, जो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जो वैन में चलते हैं जिसमें हीरो हीरोइन बैठते हैं, वैनिटी वैन जिसको बोलते हैं, जिसका लाखों रुपया किराया है दिल्ली का, उसमें वो चलते हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने बताया जब किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, 11 करोड़ रुपए के आरोप हैं, तो बोला 11 करोड़ रुपए हमें एक कंपनी ने दिए हैं और उनको हम बड़े अच्छे लगे, वो हमारे पास आए कि आप अच्छी एडवाइस देते हैं, हमें एडवाइस दे दीजिए, और तत्काल उन्होंने 11 करोड़ रुपए आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हमें तो लोग ऐसे पैसे दे रहे हैं। तो इस कहानी से संतुष्ट हो गया ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। नहीं तो इनकम टैक्स अगर किसी के यहाँ 11 लाख मिल जाए, 1100 रुपया किसी गरीब आदमी के खाते में आ जाए, तो इनकम टैक्स और ईडी तत्काल पहुंच जा रहा है, लेकिन पीके के यहाँ नहीं जा रहा है। तो ये सवाल गले नहीं उतर रहा है लोगों के कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि पीके के यहाँ जो है ईडी सीबीआई नहीं जा रही है, इनकम टैक्स नहीं जा रहा है। तो ये खेल भी समझना होगा पर्दे के पीछे का, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वैसे उन्होंने 241 करोड़ का हिसाब बैठ के दिया है, जब कहा कि 241 करोड़ रुपए हम कमाए हैं और उसका
ब्यौरा दिया उन्होंने, मतलब कि अच्छा, पर उनको पूछने की, जैसे आपने कहा, उसको उसका ऑडिट या उसको पूछने के लिए या उस पर सवाल उठाने के लिए कोई एजेंसी को ख्याल तक नहीं आता। ये बात आपकी सही है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं मयूर भाई, ये तो कई लोग कहते हैं, ये तो सब कहते हैं कि भाई मैंने ये पैसा यहां से लाया हूं, सब लाया हूं। वो तो मैं कह रहा हूं ना, वो तो पीके कह रहे हैं ना। क्या उसका ऑडिट हो गया है? क्या उसको क्लीन चिट दे दी है इनकम टैक्स ने? क्या उसको ईडी पकड़ने के लिए नहीं जा रही है? बाकी लोगों ने भी तो सफाई दी होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इन्होंने जो पीछे छापे लगे हैं ईडी के, इनकम टैक्स के, उन्होंने सफाई नहीं दी होगी, उन्होंने कागज पेश नहीं किए होंगे। ये तो कागजों में कमियां निकाल देते हैं, और यहाँ तो कागज दिए ही नहीं जा रहे हैं। तो ये खेल भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग भी ऐसे हो गए हैं कि राम नाम जप रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं। अब आपको बड़ी हंसी आएगी सुन के कि पीछे हमारे यहाँ जो पावर मिनिस्टर हैं, जो दिल्ली से गए हैं, बड़े नौकरशाह हैं, और वो पावर मिनिस्टर बन गए क्योंकि पावर एंजॉय कर रहे हैं वो। वहां पे कुछ व्यापारियों ने पूछा कि साहब 3 घंटे बिजली आती है और 3 घंटे में बड़ी दिक्कत होती है, वो भी गैर टाइम आती है और फैक्ट्री चल नहीं पाती, बड़ी दिक्कत है। फिर दूसरे ने कहा, तो जब 3 लोगों ने इनको कहा तो सुन के इन्होंने क्या कहा कि जय श्री राम बोलिए 3 बार। 3 नारे लगवाए और ये निकल गए। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, जय श्री राम बोलिए और निकल लीजिए। तो जनता भी जय श्री राम अभी तक तो बोल रही है। अब वो जय श्री राम कब तक बोलेगी, कब तक रोटी खाने को जय श्री राम देंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है सर। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सेंसिटिव एक मामला, मुद्दा जो है वो उस देश में खड़ा हुआ है। गवई साहब पर जूता फेंका गया, लेकिन सबको वैसे कुछ समय तक तो सांप सूंघ गया था। प्रधानमंत्री को भी 6-7 घंटे के बाद लगा कि कुछ इस पर लिखना चाहिए वगैरह वगैरह, और ठीक है। और बाकी राइट विंग प्रोपेगेंडास जो चल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। ऐसे में एक दलित हमारे युवा आईपीएस अफसर हरियाणा के पूर्ण कुमार जी, उन्होंने जो कदम उठाया वो झंझोड़ कर रख देने वाला है। हालांकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरुआत में कि दलितों पर अत्याचार के आए दिन 20 कम से कम मामले तो बिहार में दर्ज हो रहे हैं, और एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो मैंने भी पूरा पढ़ा, और उस पर हम गुजरात के आंकड़े भी निकाल के बात करने वाले हैं कि गुजरात में भी क्या स्थिति है। तो उस घटना, मतलब एक और कहा जाता है कि बड़ा, मतलब, और ये भी हमने कहीं पढ़ा देखा कि वो हमारे IIM अहमदाबाद में भी पढ़ के गए थे ये पूर्ण कुमार जी। और मतलब इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए आदमी को भी क्या ये इस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है? वो भी बच नहीं सकते इससे। तो छोटा कोई दलित जो है बिल्कुल आम, वो कैसे बचेगा? मैंने सुना कि बहुत धरना प्रदर्शन भी जो है, बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जरा आप उस बारे में रोशनी डालें हमारे दर्शकों को कि वो क्या है पूरा मामला। देखिए मयूर भाई, अगर आप देखें जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी की, एडीजी थे वो, कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे वो पुलिस के। नहीं थे। और उनकी पत्नी 2001 की आईएएस अधिकारी हैं, वो भी बड़े ओहदे पे हैं। आप सोचिए कि कितने पावरफुल लोग होंगे ये, और इनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर इनका उत्पीड़न हो रहा है तो सर्विस में जो छोटे तबके के लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, जो क्लर्क हैं, जो छोटी सर्विसेज कर रहे हैं, सरकार में दूसरी जगह पे हैं, या इसके अलावा बाकी जगहों पे हैं, उसका क्या हाल होगा और उनके उत्पीड़न का लेवल क्या होगा। एक तो ये बात है। और उनको आखिर में जब इस तरह की परिस्थिति आ गई, आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा कि उसने सुसाइड कर लिया, तो कितने प्रेशर में वो व्यक्ति होगा। एक तो ये कल्पना करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूं कल से कि मायावती जी जो देश में सबसे बड़ी दलितों की नेता बनती हैं, वो सिर्फ योगी जी की तारीफ करने पर लगी हुई हैं। लखनऊ में रैली करके वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही हैं और विपक्ष की और अखिलेश यादव की बुराई कर रही हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का कृत्य हो रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के सबसे बड़े जस्टिस जो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जूता फेंक दिया, और इस पे बोलने के लिए मायावती के मुंह में दही जम गई। मायावती की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने के लिए। और बाकी दलितों की रक्षा के लिए जो है, आप देश में आपको सरकारें बनानी है, आप उनको वोट दीजिए और वो आपके हितों की रक्षा करेंगे। तो ये हितों की रक्षा हो रही है। अगर चीफ जस्टिस की रक्षा नहीं हो रही है, एक आईपीएस अधिकारी की रक्षा नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति की रक्षा कैसे होगी जो गांव में रिक्शा चला रहा है, जो गांव में मजदूरी कर रहा है। आप क्या कर रही हैं मयूर भाई? 2 लोगों को पीट पीट के मार दिया गया रायबरेली में, और एक दूसरे जगह में उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में एक शब्द मायावती जी के मुंह से नहीं निकला।
और तमाम जो देश के दलित नेता हैं वो सब जो है लूट खसोट में लगे हुए हैं। आज देखिए, अगर आज रामविलास पासवान जिंदा होते, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से टिकटों की मारामारी में इस तरह से भीख मांग रहे होते? रामविलास पासवान के नाम पे उनका लड़का एक लंबा चौड़ा टीका लगा के, और कलावा जो लोग एक बांधते हैं वो तो मुझे लगता है 51 कलावे हाथ में बांध के चलता है और सनातन धर्म का प्रतीक बना हुआ है। और वो दलितों के नाम पे वोट मांग रहा है, दलितों के नाम पे सीटें मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कह रहा है कि मैं 40 से कम नहीं लूंगा, मैं 45 से कम नहीं लूंगा। और जब उससे आप बात करो किसी दलित के हित की, तो वो कहते थे कौन दलित, कौन चीफ जस्टिस, कौन आईपीएस, इसके साथ कहां दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारा तो बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह के लोग जब तक नेतृत्व में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इनको वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं, और इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, और ये उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है दलितों के उत्थान की, महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं वाला आपने देख ही लिया, तालिबान ने बाहर निकाल दिया प्रेस क्लब से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज्ञान दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये बेटी बच रही है। वो पढ़ के क्या करेगी बेटी? अरे पढ़ के वो पत्रकार अगर बनी है, विदेश मंत्रालय कवर कर रही है, तो इसलिए कर रही है कि उस तालिबान आके उसको बाहर निकाल दे। तो इसका मतलब तालिबान राज भारत में भी चल रहा है क्या? और दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि दलितों के हितों की रक्षा करेंगे, हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, और धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि ये जुमलेबाजी इस बार बिहार में थोड़ा सा कम चलेगी, और चुनाव असलियत पे होगा। और असलियत लोगों के दिमाग में है। हाँ, कुछ लालची लोग जरूर हैं जो किसी लालच में, वोट के लालच में, सत्ता के लालच में, क्योंकि आज ये आपको मानना पड़ेगा कि पावर, पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कई नेताओं की मजबूरी है उसके साथ रहना। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और जिन लोगों के कंधों पर, लोग मतलब कौन है? वही है अपने अपने जो जिन समाज के लोगों का उपयोग करते हुए, उनकी भावनाओं का शोषण करते हुए जब वो किसी मुकाम में पहुंचते हैं, तो उस मुकाम पर पहुंचने के बाद, जैसे आपने कहा, वो उनके लिए सिर्फ एक साधन और एक टूल मात्र है। बाकी सब बैठ के ऐश कर रहे हैं। आम आदमी की चिंता सही में इनमें से कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सर। ये बात आपने बहुत सही की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, मलिक साहब थे हमारे साथ, और ये बातचीत हमने की, आप तक पहुंचाई। देश में जो महत्वपूर्ण घटना है उस पर एक आकलन करने की कोशिश की। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके जरूर से बताइए। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर ये मंच को, इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत करें, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।